स्टूडेंट्स क्लास 9 ग्रेविटेशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेके आए हैं। आइए डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स ग्रेविटेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास फॉल फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड हैव। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट है, अलग अलग मास है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग है। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा हम लोग का सरफेस ऑफ मून, ये रहा हम लोग का सरफेस ऑफ मून। सरफेस ऑफ मून, दो अलग अलग मास को अगर इस सरफेस पे गिराया जाए, दो अलग अलग मास को अगर इस मून के सरफेस पे गिराया जाए तो क्या होगा? सपोज इसका मास m1 है और इसका मास आपका m2 है। दोनों अलग अलग मास को अगर सरफेस पे गिराया जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? स्टूडेंट्स, दोनों का मास अलग अलग है, यानी m1 इज नॉट इक्वल टू m2, दोनों का मास डिफरेंट है। तो हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी पहले चेक करते हैं। हैव डिफरेंट एक्सलेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, अगर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे गिर रही हो या मून के सरफेस पे गिर रही हो, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी मास कुछ भी हो, हल्का ऑब्जेक्ट हो या भारी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मास हो एक्सेट्रा, छोटा से बड़ा मास, जी हमेशा सेम होता है। यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो मून पे वो लगता है आपका 1.67 के अप्रोक्स। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर यही बात करें एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो ये होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, किसी भी मास पे वो सेम लगता है। तो यहाँ पे बोला डिफरेंट लगेगा, नहीं, ऑप्शन नंबर बी मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि एक्सलेशन जो होता है वो सेम लगता है, जी जो होता है वो सेम लगता है। यहाँ भी जी वही लगेगा, यहाँ भी जी वही लगेगा, यानी जी जो आपका सेम होगा हमेशा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर मिस्टेक होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। क्या सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या? स्टूडेंट देखिए, एक न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एफ इजिकल टू एम ए। एफ इजिकल टू एम ए, यानी अगर मास अगर सेम है, ए अगर सेम है, एम सेम है, तो ही एफ सेम होगा। लेकिन अगर आपका एक्सेशन सेम है लेकिन मास मास आपका चेंज हो रहा है, तो उस केस में फोर्स आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर मास इंक्रीज तो फोर्स इंक्रीज, मास डिक्रीज तो फोर्स डिक्रीज। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मास चेंज होगा तो फोर्स भी अलग अलग होगा, फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में तो मास चेंज है ही है, मास तो अलग अलग है ना, तो फोर्स तो अलग लगेगा। लेकिन यहाँ बोला है सेम फोर्स लगेगा, जो कि मिस्टेक है आपका, है ना। मास चेंज होने की वजह से फोर्स भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज एफ इजिकल टू एम ए होता है। अंडरगोज चेंज इन द इनर्शिया। देखिए स्टूडेंट्स, एक रिलेशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो इनर्शिया जो होता है ना, इनर्शिया, ये जो इनर्शिया होता है ना, ये इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? ये आपका मास पे डिपेंड करता है। याद रखना दोस्तों, इनर्शिया जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है। अगर मास चेंज होगा तो इनर्शिया चेंज होगा, अगर मास कांस्टेंट तो इनर्शिया कांस्टेंट। तो स्ट्रेस कहना का मतलब ये है कि क्या मास कभी चेंज होता है क्या? मास कभी चेंज होता है क्या? अगर मास, एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है अर्थ पे, 10 kg अर्थ पे, तो उस ऑब्जेक्ट का मास 10 kg होगा मून पे, बिकॉज मास इज व्हाट? मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास इज द अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। मास कभी भी चेंज नहीं होता है मून पे। सपोज एग्जांपल, मेरा मास ना, मास मेरा खुद का मास अगर बात करें हम, मेरा 50 kg मास है अभी अभी अर्थ पे। तो मैं अगर कल मून पे चला जाऊं, मैं मून पे चला जाऊं, तो पता है मेरा मास कितना होगा? मेरा मास 50 kg होगा। यानी अगर प्लेनेट अगर चेंज कीजिएगा तो आपका वेट चेंज होता है, मास क्या होता है? सेम होता है, वेट आपका चेंज होता है। यानी मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास कभी चेंज नहीं होता है, मास सेम रहेगा। तो अगर मास कांस्टेंट तो इनर्शिया कांस्टेंट, लेकिन यहाँ बोला इनर्शिया चेंज होगा, जो कि ऑप्शन आपका मिस्टेक हो गया। अच्छा, आई नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर ए जो बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हैव सेम वेलोसिटी। देखिए, v इक्वल टू होता है u प्लस जी टी। तो दो ऑब्जेक्ट को गिराया गया है, फॉल, फॉल यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होगा, प्लस जी टी। तो भी इक्वल टू हो गया यहाँ पर जी टी। थोड़ा पहले हम लोग डिस्कस किए थे, जो जी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो कांस्टेंट होता है, और एक ही टाइम में दो ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है, तो टाइम भी सेम, जी भी सेम, तो वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होते हुए दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। आइए अब डिस्कस करते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन इक्वेटर इन पोल एक्सेट्रा। आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम इन इक्वेटर। देखिए इस कॉन्सेप्ट क्या है, हमने डायग्राम को लिया हूँ यहाँ पर। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन देखिए ध्यान से दोस्तों,
ये वाला पोर्शन को बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। और ये वाला जो आपको दिख रहा है टॉप मोस्ट पार्ट जो आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, ये टॉप मोस्ट पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं पोल। डायग्राम से आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो ही रहा होगा। ये रेडियस, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इस सेंटर ऑफ द अर्थ ना, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है और पोल का डिस्टेंस कम है। यानी रेडियस जो है, रेडियस वो इक्वेटर का ज़्यादा है और रेडियस जो है पोल का वो कम है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम से। तो एक रिलेशन क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सॉर्ट आउट किया जाए, तो पता है क्या निकल के आएगा। इस इक्वेशन को अगर सॉर्ट आउट किया जाए तो आप ये लिख सकते हैं G इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर। आपको डेफिनेटली पता होगा ये इस इक्वेशन के बारे में। यानी अगर G जो है ना, एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो रेडियस के साथ कैसे रिलेशन में है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी रेडियस अगर इंक्रीज होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ग्रेविटी, एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा, या अगर डिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं आंसर क्या होने वाला है। यानी जी जो है आपका GM बाई आर स्क्वायर, रेडियस इन अर्थ का देखिए रेडियस एट इक्वेटर, इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है। अब देख सकते हैं डिस्टेंस, देखिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा। अगर बात करें पोल पे, तो पोल पे आप चेक कर सकते हैं GM बाई आर पी मनी पोल। देखिए पोल का देखिए डिस्टेंस ओनली दिस मच, डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको बता दें जो पोल पे जो होता है ना ग्रेविटी, याद रखिएगा फैक्ट बता रहा हूँ, वो मैक्सिमम होता है, और ग्रेविटी जो होता है इक्वेटर पे वो होता है मिनिमम क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा, और डिस्टेंस ज़्यादा तो ग्रेविटी कम। आपको फॉर्मूला से दिख रहा होगा आपका, डिस्टेंस ज़्यादा तो ग्रेविटी कम, डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी ज़्यादा। तो याद रखना, ये रिलेशन आपको याद रखना, पोल पे जो होता है एक्सटेंशन मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे मिनिमम होता है। तो आइए आप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेम एट इक्वेटर, नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम नहीं, क्योंकि डिस्टेंस चेंज तो एक्सटेंशन चेंज सेम हो ही नहीं सकता। लिस्ट एट पोल, नहीं, पोल पे तो मैक्सिमम होता है, ये देखिए पोल पे तो मैक्सिमम होता है, ये भी मिस्टेक है। लिस्ट एट इक्वेटर, हाँ इक्वेटर पे सबसे मिनिमम होता है, लिस्ट होता है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो F गिवन है। आइए डायग्राम से इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करते हैं, तो जाके आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ये रहा डायग्राम हमारे पास। चलिए डायग्राम क्या बोल रहा है, दो ऑब्जेक्ट का बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स F है। चलिए ये रहा F, हमने एज्यूम कर लिया है। चलिए ये रहा F इज इक्वल टू GM1 M2 बाई आर स्क्वायर। चलिए ये दो रहा फोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, अगर दोनों का मास को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, डिस्टेंस को कोई चेंज ना किया जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंजेस आएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस में क्या चेंज आएगा। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंज आएगा। चलिए डायग्राम तो लोग देख लिया होगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर मास m1 m2 है तो ये रहा F, ये रहा फोर्स, इक्वेशन नंबर 1। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका मास को आधा करना है, हाफ करना है। अच्छा, यानी G m1 बाई 2 इंटू m2 बाई 2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सो G m1 इंटू m2 डिवाइड बाई 2 2 जार 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई 4 इंटू आर हो जाएगा 4r स्क्वायर। चलिए लास्ट स्टेप है, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये 4 है ना, 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/4 बाहर ले सकता हूँ, तो क्या बच गया G m1 m2 बाई आर स्क्वायर।
सो F इज इक्वल टू 1/4 अपने जगह पे। अब ये देखिए Gm1m2/r² की जगह में मैं क्या पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 से F पुट कर दूँ, तो क्या बचा, न्यू फोर्स इज इक्वल टू पुराने फोर्स के 4 टाइम्स, हाफ हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज, F/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होते हुए दिख रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मास को हाफ कर दिया तो क्या हो गया, फोर्स भी हाफ हो गया आपका। दोनों मास को हाफ किया यानी फोर्स 4 टाइम्स हाफ हो जाएगा। तो सिंपल रिलेशन है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से आपका यहाँ से क्वेश्चन आंसर निकल के आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।